हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्वनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कैरियर क्लासेस में। तो कैसे हैं साथियों? जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी ग्रामीण स्वास्थ्य विकास। तो ग्रामीण स्वास्थ्य विकास में हमने जाना था कि क्या होते हैं भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, क्या होते हैं हमारे भारत में राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, क्या उनके आंकड़े आए थे, क्या भारत में स्वास्थ्य नीतियाँ थीं, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके लक्ष्य क्या थे। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में ही हमने भारत में जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उनकी शुरुआत भी कर दी थी। तो आज उसी क्लास को हम लोग अगले कंटिन्यू करते हैं और आज हम उसके बाद की स्वास्थ्य योजनाएं पढ़ेंगे जो कल हमने पढ़ी थी। आज उससे आगे की कुछ इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य योजनाएं पढ़ेंगे जो कि भारत में चलती हैं। तो आज की परीक्षा को आपकी जो क्लास है उससे क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो पहली योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगर शुरुआत की बात करें तो साथियों इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हमारी 7 जनवरी सन 2014 को हुई थी। यह कार्यक्रम 10 से 19 वर्ष के वयस्कों को लक्षित करता है। यानी आपने किशोरावस्था अगर सुना हो तो जो किशोरावस्था की उम्र होती है 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। तो कुल मिला के इसमें किशोरावस्था के जो वयस्क हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनके लिए ये कार्यक्रम लाया गया था। तो इस कार्यक्रम का सिद्धांत क्या है? इस कार्यक्रम का जो सिद्धांत है वयस्क भागीदारी एवं नेतृत्व, समानता एवं समावेशन तथा अन्य क्षेत्र को एवं हितधारकों की रणनीति भागीदारी है। यानी जो वयस्क हैं हमारे उनकी नागरिक भागीदारी एवं नेतृत्व, उनकी समानता और समावेशन और उनके हित की बात जो करेगा इसी किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में होगी। देश के सभी किशोरों 10 से 19 वर्ष की स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में लाना तथा उन्हें पूरा करना, ये इसका लक्ष्य है। इसके तहत विद्यालयों में छात्रों की जांच की जाती है तथा गैर संक्रामक रोगों का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा जाता है। यही इम्पोर्टेंट बात है। इसमें क्या है, इस उम्र के बच्चों की गैर संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए जांच की जाती है और उनको आगे स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य टारगेट क्या रहता है? इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पोषण यानी छात्रों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं, न्यूट्रिशन, यौन यानी सेक्स, प्रजनन स्वास्थ्य यानी जो हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो, नशाखोरी, जो बच्चे इस उम्र के बच्चे अक्सर नशा की लत में पड़ जाते हैं उनके लिए उनकी जाँचें, गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें इन मुख्य बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है: पोषण, यौन, प्रजनन स्वास्थ्य, नशाखोरी, गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा। ठीक है। इसके साथ ही इसका लाभ सहकर्मी शिक्षक द्वारा सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी जो उस स्कूल में वहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनके द्वारा छात्रों के लिए ये लाभ पहुँचाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति विकसित की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है वो इसको चला रहा है, उसके सहयोग से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में मासिक धर्म स्वच्छता योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना को भी इसके ही अंडर में लाया गया है। योजना का नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। लेकिन इस उम्र में ही आप जानते हैं बालिकाओं में या जो छात्राएं हैं उनमें मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं या रजनोवृत्ति शुरू हो जाती है, जिनको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल या रजनोवृत्ति कहते हैं। तो इसमें होता क्या है आप लोग जानते होंगे वैसे कि 12-13 साल की जो बालिका होती है जब वो स्कूल जाती है तो उसके साथ में एक बायोलॉजिकल घटना होती है, उसका जो होता है मासिक धर्म शुरू हो जाता है या पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो इस कार्यक्रम में उस मासिक धर्म के बारे में भी स्वच्छता योजना को भी चलाया जा रहा है। गांव में बहुत सारी आज भी कुरीतियाँ चलती हैं। अभी पता होगा आपको शायद कि गांव में इन चीज़ों को थोड़ा गलत तरीके से देखा जाता है। बच्चियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, उनके माता पिता उनको बताते नहीं हैं,
समाज में इसको लोग बताते नहीं हैं, इनसे लोग थोड़ा बचते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर खुलकर बात करनी चाहिए और बच्चों को इनके प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो और वो बहुत सारी बीमारियों से बची रहें। ठीक है, जैसे वो ऐड आता है कि आपने देखा होगा अक्षय कुमार का, कभी कोई फिल्म शुरू होती है या कहीं आप देखते होंगे, तो एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है, तो अक्षय कुमार उससे कहता है कि भाई जितने रुपए की तू सिगरेट ले रहा है, इतने रुपए का तू पैड लेकर अगर भाभी के लिए ले जाएगा घर पे, तो तू भी सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा और भाभी भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक फ़िल्म भी आई है उन्हीं की, पैडमैन, अक्षय कुमार जी की, उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की है। तो अगला कार्यक्रम देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण अभियान। ठीक है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिसंबर सन 2017 में देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अब आप लोगों से सवाल है, आपको बताना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस समय मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस मिशन के अभियान की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा की गई है। ठीक है, ये जो मिशन चल रहा है राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी रणनीति उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत निर्माण करना है या भारत को कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। तो बताइए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कि कौन है मंत्री? तो आपको शायद नहीं जानकारी है, मैं बता देता हूँ। वो हैं आपकी स्मृति ईरानी। इस समय जो मॉडर्न समय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो स्मृति ईरानी जी के पास में है। ठीक है, अरे क्लास ही कट गया, कोई बात नहीं। स्मृति ईरानी जी के पास में इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, आप लोग ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे कार्य आते हैं, वो आपको पता ही है। आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को ही। सॉरी दोस्तों, क्लास बैक हो गया था वो। आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। इस अभियान के माध्यम से, कौन से? राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से देश भर के छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं की कुपोषण और एनीमिया को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। यानी पूरे देश में छोटे बच्चों और किशोरियों को और महिलाओं को जो कुपोषण हो जाता है छोटे बच्चों को, और महिलाओं और बच्चों में जो एनीमिया हो जाता है उनको कम करना है। एनीमिया जानते हो? रक्त की कमी, जिसको बोलते हैं हिंदी में रक्ताल्पता। ठीक है, तो उसको कम करना इसका उद्देश्य है। आंगनबाड़ी सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिन्हित जिलों में स्टंटिंग को कम करना, गर्भवती महिला तथा प्रसव पश्चात बच्चों एवं माताओं के समग्र विकास हेतु पोषण सुनिश्चित करना। यानी इसमें जो आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्त्री हैं वो भी इसमें मदद करेंगी और उनके उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करा जाएगा, और भारत के जो चिन्हित जिले हैं उनमें इनमें वर्क किया जाएगा उनकी जगह, और उनके साथ में आंगनबाड़ियों के साथ में, और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद उनके बच्चों और उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा पोषण के प्रति। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण जो अभियान है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, बोले तो WHO तथा यूनिसेफ तथा सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, अगला, इसके तहत जन्म के समय कम वजन के बच्चे हैं उनकी संख्या में वर्ष 2017 से 2022 तक 2% की कमी लाना है, जिसका लक्ष्य है। तथा इसके तहत स्टंटिंग को 2022 तक कम करके 25% के स्तर तक लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में विद्यमान एनीमिया के स्तर में 2017 से 2022 तक 3% की वार्षिक कमी लाना है। ठीक है, जो बच्चे हैं उनमें पोषण की कमी को दूर करना है, कुपोषण को कम करना है, एनीमिया को दूर करना है, तथा 15 से 49 वर्ष की जो महिला हैं उनमें भी एनीमिया का स्तर कम करना है। ठीक है, ये इसके उद्देश्य थे। अगली योजना पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है इसमें केंद्रीय मंत्री। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी सन 2017 को देश भर की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए की गई। इसका नाम ही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
तो मातृ वंदना का मतलब क्या है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से रिलेटेड है ये। शुरुआत इसकी 1 जनवरी 2017 को की गई थी। ठीक है, आगे है, इसमें गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं, आप जानते हो उनके लिए पोषण की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनके पेट में गर्भ पल रहा है, बच्चा पल रहा है, तो उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाला जाता है ताकि उनकी जो पोषण संबंधी ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा कर सकें। ठीक है, अगली योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी माता से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 2016 में देश की गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने हेतु की गई। यानी कि जो महिलाएं हमारी प्रेग्नेंट हैं या गर्भवती हैं, उनके लिए 2016 में इसकी शुरुआत की गई कि उनका जो डिलीवरी होने से पहले उनकी सारी जांचें बहुत अच्छे से कराई जाएं। ये इसका उद्देश्य था। इसके तहत व्यापक गुणवत्तापूर्ण ANC और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान एवं उस पर निगरानी रखना इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है। यानी कि इसमें जो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था समझ सकते हो आप लोग, जो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था है, इसका मतलब यह है कि ऐसे केसेस जहाँ पे खतरा ज़्यादा है तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना, उनकी पहचान करना इसका मुख्य हिस्सा है। यानी कहीं ना कहीं इसका मुख्य हिस्सा ये है कि जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है उसको घटाना या उसको जीरो करना। देखो अगला लिखा भी है, सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच कराना। यानी डिलीवरी के समय बहुत सारी माताएं और उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, तो उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी सुरक्षित गर्भधारण, सुरक्षित रूप से बच्चे का गर्भधारण होगा, सुरक्षित रूप से उसकी डिलीवरी होगी और गर्भवती महिलाओं की बहुत अच्छे से प्रसव से पहले सारी जाँचें होंगी। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसके तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। ये 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादातर टीके हैं, जांच हैं, ये सारे 9 तारीख को ही लगेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो योजना मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, कल वाले लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए एक सुमन योजना पढ़ाई थी जिसको मैंने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना बताया था। तो ये वाली जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये 2016 वाला, ये पूरा का पूरा आपका लगभग उसी का मैच करता है और लगभग सारी बातें वही हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना या सुमन योजना वाली, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर सन 2019 को हुई थी, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वही है। ठीक है, तो इसके बारे में और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए लास्ट टाइम हम कल लोग पढ़ चुके हैं। अगली बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है, अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट योजना मान सकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग मिशन इंद्रधनुष। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो इसकी जो शुरुआत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष के रूप में हुई थी, या मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। आपको पता होगा 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं हैप्पी क्रिसमस डे, लेकिन वो तो मनाते ही मनाते हैं। उसके अलावा 25 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और अच्छे व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती भी हम मनाते हैं। ठीक है, सवाल आ जाता है कि अटल जी की जयंती किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जो आपका मिशन इंद्रधनुष है, ये एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू हुआ था। यानी ऐसे ज़िले जहाँ पर कम टीका लगाया जाता है, ऐसे 201 जिलों के साथ में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। इस मिशन का जो उद्देश्य है, वर्ष 2020 तक, ये वर्ष लिख के आना जाएगा ऐसे, वर्ष 2020 तक ऐसे सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीका नहीं लगाया गया या आंशिक रूप से लगाया गया। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछ लेगा कि मिशन इंद्रधनुष में वो 7 कौन सी बीमारियां जिनके लिए टीका लगाया जाता है। तो इस मिशन के तहत 7 रोगों का टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। जो रोग निम्नलिखित हैं, वो रोग ये हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपका। एक तो हो गया आपका तपेदिक, पोलियो पाइलाइटिस पूरा नाम है, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पंटूसिस, टिटनस तथा खसरा। इतनी बीमारियां हैं। तपेदिक, पोलियो पाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पंटूसिस, टिटनस तथा खसरा, इन 7 बीमारियों के लिए एक बूस्टर डोज कार्यक्रम चलाया गया
जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, याद रखना। इसी के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला है योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना है, इसकी शुरुआत 2008 में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई थी। ठीक है, पहली योजना जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है, ध्यान रखना, स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्वास्थ्य आघात से उत्पन्न वित्तीय देयताओं से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें अस्पताल में भर्ती कराना भी शामिल किया गया। योजना के तहत बीपीएल श्रेणी वाले कामगारों के परिवारों को लाभ देने का प्रावधान किया गया तथा एक परिवार की इकाई में सिर्फ 5 सदस्यों को माना गया कि आप इस योजना में सिर्फ 5 लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं बीमा का। तो ये वाली जो योजना है, ये जो मैंने आपके लिए कल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पढ़ाई थी, जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, तो ये वाली योजना आज उस योजना में समाहित हो चुकी है। आज इस योजना का कोई महत्व लगभग नहीं रह गया है। ठीक है, अगली योजना पढ़ते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई थी। ये पूरे देश में लागू है, किंतु इसके अंतर्गत देश के 18 राज्यों को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि ये वो 18 राज्य हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं। तो उन 18 राज्यों के एक बार नाम देख लो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कौन कौन से राज्यों में चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन राज्यों में स्वास्थ्य अवस्थाएं तथा स्वास्थ्य सुविधाएं कमज़ोर हैं। तो ये हो गई आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी अपने समय की और आज भी अच्छी योजना है ये। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल सन 2005 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। जो शिशु और माता होते हैं प्रसव के दौरान या प्रसव से 0 से 5 वर्ष के बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य यही है कि माता और उनके शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, यानी कि जो डिलीवरी होती है बच्चों की वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में हो और अच्छे डॉक्टर्स की प्रेजेंस में हो, अच्छी नर्सों की प्रेजेंस में हो, तो उसी को कहते हैं संस्थागत प्रसव। तो उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। आगे, इस योजना के तहत जन स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने पर रुपये 1400 की नगद सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पताल में या जन स्वास्थ्य केंद्र पर आंगनबाड़ी के साथ जाकर या स्वयं जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी वहाँ पर डिलीवरी कराती हैं, तो रुपये 1400 तक की नगद सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इस योजना के तहत आशा कार्यकर्त्री जो होती हैं गांव में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आशा या आंगनबाड़ी जो भी गांव में होती हैं, जो संस्थागत प्रसव लाभों के बारे में गर्भवती महिलाओं को बताती हैं। यानी जो आशा कार्यकर्त्री होती है उसका काम होता है गांव में जितनी भी महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनकी रिपोर्टिंग करना, उनकी सारी रेगुलर जाँचें कराना, उनकी ठीक से डिलीवरी कराना, ये सारी जिम्मेदारी आशा की होती है। तो आशा कार्यकर्त्री घर पर जाएगी, आपके महिलाओं को जो गर्भवती हैं उनको सारी जानकारी देगी और उनको इसके लाभ बताएगी। तो फिर वो गर्भवती महिलाएं चाहें तो स्वास्थ्य केंद्र पे अपनी डिलीवरी करा सकती हैं और 1400 रुपये की नगद सहायता प्रदान कर सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण करना, कम से कम 3 जांच प्रसव पूर्व कराना, प्रसव कराना आदि आशा के प्रमुख कार्य हैं। आशा के प्रमुख क्या कार्य हैं? डिलीवरी होने से पहले कम से कम 3 जाँचें कराएगी, प्रसव कराएगी, पंजीकरण कराएगी अस्पतालों में। ये सारे काम आशा के हैं। योजना के तहत अगर कोई महिला कह रही मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ, अपना जो डिलीवरी है वो घर पे ही कराना चाहती हूँ, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन है या पंजीकरण है इस योजना में, जननी सुरक्षा योजना में, तो योजना के तहत घर पर ही प्रसव की प्राथमिकता देने वाली गर्भवती महिला को प्रति प्रसव पे 500 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाती है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आप जन स्वास्थ्य केंद्र पे या हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराती हैं, तो 1400 रुपये की नगद धनराशि आपको दी जाएगी। अगर आप घर पर अपनी डिलीवरी कराती हैं तो आपके लिए 500 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाती है।
ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आगे की जो महत्वपूर्ण योजना है, जिस योजना का नाम है वंदे मातरम योजना। अब वंदे मातरम योजना, तो इसको आप वंदे मातरम ट्रेन मत समझिएगा, या वंदे मातरम कोई देशभक्ति योजना नहीं है, ये भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना है। तो यह योजना 9 फरवरी सन 2004 को प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। ठीक है, वंदे मातरम योजना का। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राजकीय तथा निजी चिकित्सा संस्थानों में स्त्री विशेषज्ञ यानी लेडीज़ डॉक्टर के द्वारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच तथा प्रसव पूर्व एवं पश्चात परामर्श देने का प्रावधान है। यानी इस योजना में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उसकी सारी जांचें होंगी, और उसको सारी जानकारी परामर्श दिया जाएगा, चाहे वो डिलीवरी से पहले ले ले चाहे डिलीवरी के बाद ले ले। ठीक है, डॉक्टरों से मिल सकती है, महिला डॉक्टरों से फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये बेटा एक केंद्र की योजना है, ये एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके तहत 0 वर्ष के बच्चे, यानी जो छोटे बच्चे हैं, जो डिलीवरी हुई है जिनकी तुरंत नवजात शिशु जिसे कहते हैं, 0 वर्ष के बच्चे और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 18 वर्ष के बच्चों में टीबी और कुष्ठ रोग का जल्द पता लगाने के लिए जांच करने का प्रावधान है। यानी जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें क्या है, बच्चों में टीबी और कुष्ठ रोग का पता लगाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, उनकी जांचें की जाती हैं। इसके तहत मुख्य रूप से 4 प्रकार के रोगों या परेशानियों को शामिल किया गया। ये 4 प्रकार के रोग याद रखना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में लागू हैं। जो जन्म के समय बच्चों में किसी प्रकार का विकार, बीमारी, न्यूनता और विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट को शुरुआती पहचान तथा शुरुआती हस्तक्षेप करना। अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार का विकार है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई न्यूनता है, न्यूनता का मतलब है कोई प्रकार की कमी है, या कोई विकार है, या विकलांगता सहित अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी शुरू में ही पहचान करके और उनका शुरू से ही देखभाल करके उनको रोकने का वहीं पे प्रयास किया जाएगा या ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चे को स्वास्थ्य एवं जांच और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ये हो गई आपकी। इसके अलावा हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम लोग MDM भी कहते हैं या मिड डे मील योजना कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे गाँव में सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी या उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए दोपहर का भोजन देने का प्रबंध किया गया है। ये प्रबंध इसलिए किया गया ताकि बच्चे जो गांव में हैं, स्कूल नहीं आते हैं, एक तो उनका नामांकन बढ़ेगा, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, और गांव में जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता BPL कार्ड वाले हैं या बहुत गरीब बच्चे हैं, वही आप देखते हैं गाँव में प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं तो जिसका थोड़ा सा भी अगर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी, तो कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है, वो अपने बच्चों को कोशिश करता है कि मैं प्राइवेट में पढ़ाऊँ या बेहतर स्कूल में पढ़ाऊँ। तो बच्चों के स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए और कुपोषण दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, क्योंकि गांव में बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो 2 वक्त की भी अपने बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशनल फूड नहीं दे पाते हैं या अच्छा भोजन नहीं दे पाते हैं। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई। तो मिड डे मील जो योजना है, यह कार्यक्रम है, इसको केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 1995 में शुरू किया गया। ठीक है, तो अगस्त 1995 में ये शुरू किया गया कुछ जगह, फिर 1997-98 तक इसे देश के समस्त इलाकों में लागू कर दिया गया, फिर ये पूरे भारत में हमारे लागू हो गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों को, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, उनको शामिल किया गया। लगभग वो 12,000 करोड़ बच्चे हैं, लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं को दोपहर का पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। फिर 1/10/2007 यानी 1 अक्टूबर 2007 से पहले ये जो MDM योजना चलाई गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में चलाई गई थी। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को इसमें भोजन मिलता था। फिर कक्षा 1 से 5 तक के लिए MDM की व्यवस्था की गई थी। फिर 1 अक्टूबर 2007 के बाद ये उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 तक भी लागू कर दी गई। तो जो 12 करोड़ बच्चे हमारे, ये प्राइमरी जूनियर दोनों के हैं। ठीक है, 1 से 8 तक के। तो 2007 से पहले ये सिर्फ प्राइमरी तक के लिए थी, लेकिन 2007 के बाद ये जूनियर में भी लागू कर दी गई। इसमें खाना बनाने, परोसने तथा स्वच्छता की जांच दैनिक आवृत्ति पे होती है। पर डे ताज़ा खाना बनता है, परोसा जाता है, और पर डे स्वच्छता की जांच होती है। ठीक है, इसमें बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन 6 माह पर किया जाता है। यानी बच्चों में जो कमी है, जो कुपोषण है, उन सब की जाँच का जो परसेंटेज है वो 6 माह पर आकलन किया जाता है। इसमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को
450 कैलोरी और उस 450 कैलोरी में 12 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए 700 कैलोरी उसमें 20 ग्राम प्रोटीन का पोषाहार निर्धारित किया गया है। ये इनके भोजन की डोज है। ठीक है, तो ये हमारी थी एमडीएम योजना। ये तो अभी तक जितनी मैंने आपको योजना ये सारी पढ़ाई, ये सारी योजनाएं हमारी स्वास्थ्य से रिलेटेड थी, क्योंकि हम पढ़ ही रहे थे अभी ग्रामीण स्वास्थ्य विकास ही पढ़ रहे थे हम। इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। 5 मिनट क्लास और ले लीजिएगा आप लोग। पहली योजना है मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है 10 लाख तक की धनराशि को शिशु, किशोर तथा तरुण श्रेणी में उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी जो शिशु बच्चे हैं उनके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार करना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं या कोई बढ़िया उन्होंने काम किया है जिससे देश की प्रकृति हो सकती, तो उनके लिए 10 लाख रुपए देने की लोन की व्यवस्था इसमें की गई है। दूसरी है स्टार्टअप इंडिया, ये 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है नए उद्योगों के लिए वित्तीय मदद। अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस करना चाह रहा तो उसके लिए वित्तीय मदद दी जाएगी, इकोनॉमिकल उसकी हेल्प की जाएगी। तीसरी योजना है स्टैंड अप इंडिया, ये 2016 में शुरू की गई थी। 2016 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत SC, ST तथा महिला उद्यमियों को, जो महिला का उद्यमी है या बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। इसके अगले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो 2016 में शुरू की गई थी। इसमें 5 करोड़ BPL परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने का उद्देश्य था और दिए गए हैं। अगला है स्वर्ग योजना, ये 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो कि 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है वरिष्ठ बोले तो 60 या इससे ऊपर आयु वर्ग के जो नागरिक हैं उनके लिए निश्चित दर यानी 10 वर्ष तक मासिक पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है। अगली है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये 2017 में शुरू की गई थी और 31 मार्च तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य इनका रखा गया था 2017 में। तो अगला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों तथा वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहयोग उपकरण प्रदान करना। ये इसका उद्देश्य है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों तथा वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहयोग उपकरण प्रदान करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जो कोविड से प्रभावित लोग थे उनकी मदद करना। कोरोना आया था, उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, तो उनकी मदद करने के लिए योजना चलाई गई। अगली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये जून 2020 में चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था जो 6 राज्यों के 116 जिले के जो प्रवासी मजदूर थे, जो एक दूसरी जगह गए थे, मजदूरी दूसरे राज्यों में कर रहे थे, उनके लिए 125 दिनों तक रोजगार देने की बात इसमें की गई थी। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये जून 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कोविड महामारी तथा इस दौरान किए गए लॉकडाउन के कारण जो पथ विक्रेता थे, जो रोड किनारे बेचारे रेहड़ी लगाकर या रोड पर अपने कोई शॉप चलाते थे, तो उनका कारोबार सब ठप हो गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, उन सब के लिए, तो उन लोगों के लिए मदद करना। लॉकडाउन के कारण जो पथ विक्रेता थे और जो रेहड़ी वाले थे, उनकी आजीविका में सुधार हेतु किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। यानी उन लोगों के जो लॉकडाउन में नुकसान हुआ या उनको जो दिक्कतें हुई, तो उनके लिए आसान किस्तों पर कम लागत पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की क्लास। आपके लिए मैंने स्वास्थ्य संबंधी सारी योजनाएं पढ़ा दी और इम्पोर्टेंट योजनाएं पढ़ाने की कोशिश की। बाकी योजनाएं हम अगले भी कंटिन्यू रखेंगे। तो साथियों कैसी लगी आपकी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िएगा। जो चैनल पर नए हैं वो लोग बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।